हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अनिल जवर और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में, पर एक अलग अंदाज में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चलते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं एंजियोग्राफी क्या होती है। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को एक डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए कहा है। तो ये एंजियोग्राफी होती क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। एंजियोग्राफी दो शब्दों को मिला के बनाया गया एक शब्द, एंजियो और ग्राफी। एंजियो मतलब बॉडी की खून की नलियां यानी ही ब्लड वेसल्स, और ग्राफी मतलब जांच यानी ही टेस्ट। इसलिए पूरे बॉडी की कभी भी ब्लड वेसल्स की अगर टेस्ट की जाए उसे बोलते हैं एंजियोग्राफी। और वैसे ही हार्ट की अगर हम लोग खून की नलियों की जांच करें तो उसे बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है और एक कैथेटर कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में पेशेंट को सीटी स्कैन मशीन में ले जाया जाता है और वहां पे हार्ट के अलग अलग एंगल्स में फोटोशूट किए जाते हैं। वैसे ही कैथेटर कोरोनरी एंजियोग्राफी में पेशेंट को कैथ लैब में लिया जाता है और उसमें हाथ या पांव की नलियों के द्वारा दिल तक पहुंचा जाता है और उसका एंजियोग्राम करते हैं, मतलब छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं अलग अलग एंगल्स में। उसे बोलते हैं कैथेटर कोरोनरी एंजियोग्राफी विच इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड एंजियोग्राफी। ओके डॉक्टर साहब, अभी ये एंजियोग्राफी होती क्या है ये तो मुझे समझ आ गया। बट अभी मेरे पापा को सिर्फ चेस्ट पेन हो रहा है, इस केस में एंजियोग्राफी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिर्फ चेस्ट पेन में एंजियोग्राफी करनी चाहिए या नहीं। पहले तो ईसीजी, 2D को, टीएमटी या फिर ब्लड पैनल जैसे कुछ टेस्ट करने होंगे। अगर ईसीजी में हार्ट अटैक बता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजियोग्राफी के लिए जा सकते हैं। पर अगर ईसीजी नॉर्मल है तो फिर पहले 2D को और टीएमटी करते हैं और फिर एंजियोग्राफी करते हैं। वैसे ही कोई कोई पेशेंट्स में ईसीजी को नॉर्मल भी होता है बट टीएमटी करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ क्लिनिकल जजमेंट में भी एंजियोग्राफी बोलते हैं। एट द सेम टाइम कोई पेशेंट्स में अगर मेजर हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं और वॉल रिप्लेसमेंट हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में भी पहले एंजियोग्राफी होती है। वैसे ही कोई कोई पेशेंट्स में एंजियोग्राफी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये बहुत ही सोच समझ के लिए जाने वाला डिसीजन है। जैसे कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स या फिर ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो या बहुत ही कम हो, प्रेग्नेंट लेडीज, या फिर जो एक्टिव इन्फेक्शन है, या फिर उनका किडनी फेलियर है, डाई की रिएक्शन है, ऐसे सब पेशेंट्स में पहले पेशेंट को स्टेबल किया जाता है और फिर ही एंजियोग्राफी बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही की जाती है। ओके सर, पर ये एंजियोग्राफी करते कैसे है, मुझे इसके बारे में और थोड़ा जानकारी दीजिए ना। एंजियोग्राफी की प्रोसीजर एक रूम में होती है जिसे कैथलैब रूम बोलते हैं। जब पेशेंट को कैथलैब टेबल पे लिटाते हैं तो उसके बाद में हाथों की कलाइयों की नस के द्वारा या फिर पांव की जांघों की नस के द्वारा हम लोग हार्ट तक पहुंचते हैं और एक प्रोसीजर की जाती है। लोकल साइट पे एक लोकल एनेस्थेसिया यानी भूल का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आगे की प्रोसीजर में पेशेंट को पेन ना हो। उसके बाद में एक छोटा सा कैथेटर जिसे छोटी सी ट्यूब बोलते हैं वो डायरेक्टली वो नस के द्वारा हार्ट तक जाती है और उसके बाद में हम लोग उसके बाहर के हिस्से से डाई पुश करते हैं। प्लस अलग अलग एंगल्स में कैथलैब में उसके वीडियोस बनाए जाते हैं और ये पूरे प्रोसीजर को एंजियोग्राफी बोलते हैं। टोटल ये प्रोसीजर को 5 से 10 मिनट लगता है। पर कभी कभी कोई पेशेंट्स में हार्ट की नसों की या फिर जो नस से हम लोग हार्ट तक पहुंच रहे हैं उसकी एनाटॉमी अगर खराब हो यानी वो टेढ़ी मेढ़ी हो तो ये प्रोसीजर को आधा घंटा जैसा भी लग सकता है। ओके सर, मैं मेरे पापा की एंजियोग्राफी करवा लेती हूँ, पर उससे पहले कुछ जांच करने होंगे क्या? अच्छा, जांच मतलब कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो एंजियोग्राफी के पहले करना कंपलसरी होता है। वैसे ही अगर हम लोग मॉर्निंग में एंजियोग्राफी प्लान कर रहे हैं तो नाश्ता दे सकते हैं। नाश्ते के बाद में 2 से ढाई घंटा पेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। नाश्ते के वक्त डायबिटीज, बीपी, थायराइड जैसे अगर मेडिकेशंस चालू हैं तो वो लेनी ही चाहिए। फिर एडमिट करने के बाद में पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन होता है, मतलब ये जहां से हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं हाथ या पाँव वहां की शेविंग होती है। पेशेंट को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं और फिर उसको एंजियोग्राफी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, पर एंजियोग्राफी करते समय मेरे पापा को कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? तकलीफ वगैरह कुछ नहीं। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली एंजियोग्राफी के वक्त पेशेंट को कैसा फील होगा। तो जैसे हम लोग एंजियोग्राफी प्लान करते हैं, चाहे वो हाथ की कलाइयों की नस के द्वारा हो या पाँव की जांघों की नस के द्वारा, तो वहां पे एक भूल का छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है और तब पेशेंट को चींटी काटने जैसा दर्द होगा। और वहां से कुछ मेडिकेशंस यानी ड्रग्स दिए जाएंगे तो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होगा। वैसे ही जब कैथेटर दिल की तरफ जाएगा तब भी पेशेंट को वो साइड पे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ठीक है सर, पर एंजियोग्राफी होने के कितने समय बाद मैं पापा को घर ले जा सकती हूँ? वो तो डिपेंड करता है कि एंजियोग्राफी हाथ से की गई है या फिर पाँव से, और एंजियोग्राफी का रिजल्ट क्या है। अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो हम लोग 2 से 3 घंटे में हाथ से किए गए हुए पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। और जो अगर पाँव से किया है तो फिर बाद में शाम तक पेशेंट रखते हैं या फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग पेशेंट डिस्चार्ज होता है।
20 से 30 मिनट के बाद में पेशेंट्स को खाने के लिए दिया जाता है। और एडिक्वेट वाटर इनटेक बहुत जरूरी है ताकि जो भी डाई हमने डाला है वो ठीक से वॉश आउट हो जाए। प्लस जहां से भी एंजियोग्राफी की है वहां पे हम लोग कॉम्प्रेशन बैंडेज या फिर टाइट बैंडेज देते हैं, जिससे मैं जनरली मेरे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि घर जाके दूसरे दिन नहाने के पहले उसे गीला करके वो निकाल दें। और अगर वहां पे पेन हो या फिर ब्लीडिंग हो तो अपने जनरल फिजिशियन या फिर नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके सर, यहाँ तक तो मुझे सब समझ आ गया, लेकिन कितनी सेफ है प्रोसीजर, और मेरे पापा को इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? साइड इफेक्ट्स की बात करें तो माइनर से लेके मेजर कॉम्प्लिकेशन एंजियोग्राफी के वक्त हो सकता है। जैसे डाई रिएक्शन हो सकती है, जिसे 1 से 2 इंजेक्शन देके कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कभी कोई पेशेंट जिनकी किडनी खराब हो, ऐसे केस में किडनी के डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही एंजियोग्राफी करनी चाहिए। लोकल पंचर साइट पे ब्लीडिंग हो सकती है या फिर वहां लोहे की गठान तैयार हो सकती है, जिसे हेमाटोमा बोलते हैं। कभी कोई पेशेंट्स में उल्टी हो सकती है या फिर उल्टी जैसी फीलिंग हो सकती है, या फिर शिवरिंग यानी ठंडी बच के आना और फीवर, ये बहुत ही माइनर कॉम्प्लिकेशन है एंजियोग्राफी के बाद। वैसे मेजर कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो थियोरेटिकली यानी कि जो बुक्स में मेंशन है से बहुत सारे मेजर कॉम्प्लिकेशंस एंजियोग्राफी के वक्त पॉसिबल है। जैसे कि डाई रिएक्शन में पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, या फिर स्ट्रोक होना, पैरालिसिस का झटका होना, या फिर ऑन द टेबल वापस अटैक आना, या कभी कोई पेशेंट्स में हाथ की या पांव की नलियां जहां से हम लोग एंजियोग्राफी कर रहे हैं वो नस का फट जाना, या फिर नस बार बार एंजियोग्राफी करने की वजह से ब्लॉक हो जाना, या फिर बहुत ही रेयरली कोई पेशेंट्स का ऑन द टेबल डेथ हो जाने की भी रिस्क रहती है एंजियोग्राफी में। बट ये तो हो गए थियोरेटिकल कॉम्प्लिकेशंस। प्रैक्टिकली एंजियोग्राफी के वक्त इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अभी साइंस इतना एडवांस हो गया है। टेक्निकल एडवांसेस की वजह से एंजियोग्राफी बहुत ही सेफ प्रोसीजर मानी जाती है। जैसे कि जो भी हम लोग कैथेटर यूज करते हैं एंजियोग्राफी के लिए, उसके टिप बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्लस वो वायर के ऊपर स्लाइड होके जाता है। तो इसलिए जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए, जैसे कि हाथों की नस फट जाना या फिर हाथों की नस ब्लॉक हो जाना, इसके चांसेस भी बहुत ही मिनिमल हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने तो एंजियोग्राफी से रिलेटेड मेरे सभी डाउट्स बिल्कुल ही क्लियर कर दिए। अभी मैं कॉन्फिडेंटली एंजियोग्राफी के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास? अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो या हार्ट से रिलेटेड कोई भी सही जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए। और एक बात, अगर एंजियोप्लास्टी के बारे में सही जानकारी चाहिए तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।